होम कोचिंग संस्थान रानीगंज अजगरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है संख्या पद्धति। तो हम लोग संख्या पद्धति पर चर्चा करेंगे। कृपया सब लोग जुड़ जाइए, कोचिंग का ढेर सारा प्रचार प्रसार करिए। आपकी ही कोचिंग है, आपके ही क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग कोचिंग का खूब सारा प्रचार करिए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं टॉपिक संख्या पद्धति को। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। गणित के प्रत्येक चैप्टर में संख्याओं का उपयोग होता है, इसलिए हम सबसे पहले संख्या पद्धति चैप्टर को पढ़ते हैं। तो विभिन्न प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं के बारे में जब हम जान लेते हैं तो हमारा आगे का सारा चैप्टर इजी हो जाता है। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं से परिचय करें। तो सबसे पहली संख्या जो हम लोग उपयोग करते हैं वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? हम लोग दैनिक जीवन में जिन भी संख्याओं की मदद से विभिन्न प्रकार की गणनाएं करते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, यानी गणन वाली संख्या, जिन संख्याओं की मदद से हम गणना करते हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से रिप्रेजेंट करते हैं और कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 एंड एटसेट्रा, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। संख्याओं को हम एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार के ब्रैकेट को मझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। यहाँ पर संख्याओं को लिखते समय उनके बीच में हम कॉमा जरूर लगाते हैं। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। फिर क्या करते हैं? एक एक जोड़ते जाते हैं और अगली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त होती जाती है। 1 में फिर 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4 में 1 ऐड किया, 5 एंड सो ऑन। इस तरह से जाते रहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो हम बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आप किसी भी प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी अगर आप बताने की कोशिश करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 999, जस्ट उसमें 1 ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 1000। इसलिए हम कह ही नहीं पाएंगे कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती। अनंत कोई शब्द नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए तो आप कह देंगे अनंत। अनंत कोई संख्या नहीं होती, अनंत नहीं बताते। आपका आंसर होगा कि हम बता नहीं सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन, क्योंकि जब भी हम कोई प्राकृतिक संख्या को सबसे बड़ी बताएंगे उसमें जस्ट 1 ऐड कर देंगे तो उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी रेखा होती है जिसमें हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन अगर हम बनाएं, एक तरफ एरो बनाते हैं, एक तरफ डॉट बनाते हैं।
डॉट का मतलब ये हुआ संख्याओं की शुरुआत यहाँ से हो रही है और एंड हो ही नहीं रहा है। एरो का मतलब संख्याएं आगे ऐसे आगे क्रमबद्ध मिलती जा रही है। तो वो है प्राकृतिक संख्याओं के आगे फिर से संख्याएं बनी। एक साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट के, अपने इंडिया के ही थे। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया। जब शून्य का आविष्कार किया तो शून्य का अर्थ भी उन्होंने समझाया। शून्य का वैसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन जब भी किसी संख्या के आगे हम शून्य लगा देते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अधिकतर लोग कहते हैं। तो 1 से लेकर के 9 तक संख्याएं तो आप लिख देते हो। जब बारी 10 की आती है, जब बारी 100 की आती है तो आपको शून्य लगाना पड़ेगा। अगर अकेले शून्य लिखे हो तो कुछ नहीं, शून्य माने कुछ नहीं, है ना। तो बात वही है, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। तो जब शून्य का आविष्कार हो गया, शून्य की आवश्यकता पड़ी होगी तभी तो आविष्कार किए हो, तर्क दिया होगा। तो उसके आगे एक संख्या आई, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण नाम ही क्यों पड़ा होगा पूर्ण संख्या? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याओं को पूरा करती है। पूर्ण संख्या। अगली संख्या है पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर्स होल नंबर्स क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे जीरो को ऐड कर देते हैं तो होल नंबर्स को हम लोग W से दिखाते हैं। W इक्वल टू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये भी कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट, यानी आगे बढ़ता रहेगा। नंबर लाइन पे इसको भी दिखा दीजिए। यहाँ भी एरो दिखाएंगे। डॉट का मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसी संख्याएं बढ़ती जाएंगी। आशा है कि आप लोग को टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बस ज्यादा अंतर नहीं है, 0 को ऐड कर दिया गया। और अब एक प्रश्न बन सकता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपका आंसर होगा 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? हम कह नहीं सकते। पूर्ण संख्याओं के बाद नेक्स्ट संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर। फिर से वही बात, पढ़ क्यों रहे इन संख्याओं को? जरूरत क्या है? सबसे पहले हम पूर्णांकों की जरूरत पे बात कर लेते हैं, ठीक है। पूर्णांकों की जरूरत क्यों पड़ी होगी? आप मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, अब 15 किलोमीटर गए, और कोई अगला व्यक्ति है जो पश्चिम दिशा में गया और वो भी 15 किलोमीटर गया। पूर्णांक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको डायरेक्शन यानी दिशा का भी ज्ञान कराती है। आप फ्लोर के ऊपर चढ़ रहे हो, कोई बॉटम जा रहा है जमीन के अंदर, दिशाओं को इंडिकेट करने के लिए हम प्लस और माइनस सिंबल यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पूर्व दिशा प्लस है तो पश्चिम दिशा को हमें माइनस बताना होता है। ऐसा करके हम क्या साबित करते हैं? जैसे हमने लिखा 15 किलोमीटर पूर्व, 15 किलोमीटर पूर्व ना लिख करके हमने लिख दिया +15। +15 का अर्थ ही है 15 किलोमीटर पूर्व। हमने लिखा -15, -15 का अर्थ ही है 15 किलोमीटर पश्चिम। ऊपर के लिए भी यही, अगर हम ऊपर उत्तर दिशा को मानते हैं, हमने कहा
+15, +15 का अर्थ यह है कि 15 किलोमीटर उत्तर, -15, 15 किलोमीटर दक्षिण। तो हमें जब भी संख्याओं में डायरेक्शन, संख्याओं के साथ डायरेक्शन भी ऐड करना हो तो वहां किसकी मदद पड़ती है? पूर्णांकों की मदद पड़ती है। प्लस माइनस से बच्चे घबरा जाते हैं। +15 में -15 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। पहले इसका मीनिंग तो समझें। +15 में -15 जोड़ते हैं तो 0 होता है, इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम पूर्णांकों का परिचय कराएंगे। पूर्णांकों का परिचय कराने के बाद हम बताएंगे आपको कि +15 में -15 जोड़ते हैं 0 होता है, इसका अर्थ। आइए सबसे पहले हम पूर्णांकों का परिचय करें। तो पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं, इसको अक्सर जेड से दिखाया जाता है। 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। बीच में होता है 0, 0 के आगे होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, इधर भी इंफिनिटी। देखिए विद्यार्थियों, बीच में 0 है। पूर्णांकों में सबसे बीच में क्या आता है? 0। 0 के हम जब दाहिनी तरफ होते हैं तो 1, 2, 3, 4, यानी आप कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 को भी शामिल कर लोगे तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएंगे। अब इधर देखिए ऋण पूर्णांक है, -1, -2, -3, -4 एंड so। आप कह सकते हो पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। पूर्णांक 3 प्रकार का होता है। -1 से लेकर के इधर इंफिनिटी तक ऋण पूर्णांक। 0 ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक है, जिसको हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। 0 को कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है। 1 से लेके आगे आने वाली संख्याओं को हम लोग कहते हैं धन पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर, इसको निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, इसको जीरो इंटीजर कहते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब इस लाइन पे कैसे दिखाते हैं? जेड लिखा हमने, जेड बराबर नंबर लाइन बनाया, बीच में मैंने लिखा 0। 0 है शून्य पूर्णांक, 0 के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक, 0 के बाईं तरफ ऋण पूर्णांक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन, ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। धन पूर्णांकों के आगे आप पॉजिटिव साइन यानी प्लस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, लेकिन एक अजम्पशन मान लिया गया है ऑलरेडी, चाहे हम प्लस लगाएं चाहे न लगाएं, बस ये मान लिया गया है। प्लस हम लगाएं या न लगाएं, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है हम यही समझेंगे वो संख्या धनात्मक है। किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ऋण चिन्ह लगा है, समझ लेंगे वो संख्या ऋणात्मक है, अर्थात वो ऋण पूर्णांक है। शून्य के आगे ना तो धन लगा होता है ना ऋण लगा होता है, कारण क्या है? शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना तो ऋण पूर्णांक। अब हम प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट फर्दर आपको बता रहे हैं। ये मान लिया जाता है, हम अक्सर ये मानते हैं कि संख्या रेखा पर दाहिनी ओर की संख्याएं धनात्मक और बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, अर्थात ये संख्याएं यहाँ से यहाँ तक ये सब धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, और इधर वाली संख्याएं सब ऋण पूर्णांक है। बीच में 0 शून्य पूर्णांक।
अब हम आपको प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। अभी अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था मैंने कि हम ये मानते हैं किसी एक प्लस और माइनस डायरेक्शन यानी दिशा को बताती है। दिशा को बताने के लिए ही हमें प्लस और माइनस का कल्पना करना पड़ा। जब हम पूर्व दिशा में अब हम यहाँ खड़े होते हैं, आप यहाँ से डायरेक्शन को देखिए, मैं ऐसे मान लेता हूँ ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा, मैंने मान लिया। पूर्व दिशा को मैंने प्लस दिखा दिया, तो पश्चिम को मुझे माइनस दिखाना पड़ा। माइनस सिर्फ इंडिकेशन है, चिन्ह है, इंडिकेशन। किसका इंडिकेशन है? डायरेक्शन का, दिशा। अभी मैंने आपसे एक बात की कि +15 में -15 जोड़ते हैं तो 0 आता है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ बड़ा सिंपल सा। अभी आपने कहा कि +15 का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, -15 का अर्थ होता है निगेटिव डायरेक्शन। यानी आप जब +15 बोले, आप 15 यूनिट पूर्व दिशा में गए। फिर आपने कहा -15, +15 -15। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले आप 15 यूनिट पूर्व दिशा में गए, उसमें फिर क्या किया? -15 किया, जोड़ रहे हैं -15, अर्थात वहां से आप लौट रहे हैं। किस दिशा में लौट रहे हैं? पश्चिम दिशा में। एक शब्द हम यूज किए, क्या किए? +15 प्लस -15 मिल करके होता है 0। क्यों होता है? यहां पर बात आई। थोड़ा इसको व्यवहारिकता में सीखिए। आप भविष्य के टीचर बनने जा रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको आप व्यवहारिक ज्ञान देने जा रहे हैं। संख्याओं से उनको कायदे से परिचित करवाएंगे, उनको बताएंगे आप कि जब हम +15 बोलते हैं, इसका मतलब 15 यूनिट किसी एक डायरेक्शन में गए। -15 का मतलब उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लौट आए। 15 आगे गए, उसमें आगे हम 15 पुनः लौट आए। 15 किलोमीटर गए, फिर वहीं से 15 किलोमीटर वापस आ गए, जहां से चले थे वहीं पुनः पहुंच गए। तो कह सकते हैं हम शून्य से चले थे। शून्य का मतलब जब हम कहीं थे ही नहीं, हम एकदम अपने मेन मुख्य बिंदु पे थे, स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 0 से 15 यूनिट आगे गए, 15 यूनिट वहां से लौट आए। कहाँ लौट के आएंगे? पुनः अपने स्टार्टिंग बिंदु पे, अर्थात 0। ये अर्थ होता है +15 -15 बराबर 0। इस तरह से बच्चे पूर्णांकों का जोड़ना और घटाना में घबराते हैं। हम आपका घबराहट दूर कर देंगे। गणित सबसे मजेदार टॉपिक है। अगर आप दिल से जुड़ेंगे तो हम आपका एक एक कमी दूर करेंगे गणित। तो अगला टॉपिक ही यही होगा, पूर्णांकों का जोड़ना या घटाना। लेकिन चूंकि अभी हम आपको संख्याओं से परिचय करा रहे हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पढ़ने के सीक्वेंस में फिर से लौट के आएंगे और पूर्णांक एक फर्दर टॉपिक हम लेंगे, पूरा पूर्णांकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कुछ मोटी मोटी बातें आप जान लीजिए। शून्य न तो धन पूर्णांक है, न तो ऋण पूर्णांक है। संख्या रेखा पर आप बाएं से दाएं जाते हैं। संख्या रेखा पर जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। पॉइंट नोट करने की है। संख्या रेखा पर जब आप बाएं से दाएं जाते हैं, संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं। अब आपसे कोई पूछे कि -5 बड़ा है कि -3, आप देखेंगे कि दाहिनी ओर कौन है? दाहिनी ओर कौन है? -3। बाईं ओर कौन है? -5। इसलिए हम कहेंगे कि -3 बड़ा है, -5 छोटा है। तो संख्या रेखा पर बाएं से दाएं इस प्रकार आप देख सकते हो कि समस्त धन पूर्णांक ऋण पूर्णांकों की क्या है? दाहिनी ओर। इसलिए सारे धन पूर्णांक
सारे ऋण पूर्णांकों से बड़े होते हैं। सारे धन पूर्णांक सारे ऋण पूर्णांकों से बड़े होते हैं। चूंकि जीरो भी सारे ऋण पूर्णांकों के दाहिनी तरफ है, इसलिए जीरो सारे ऋण पूर्णांकों से बड़ा होगा। सारे धन पूर्णांक जीरो के दाहिनी तरफ है, इसलिए सारे धन पूर्णांक जीरो से बड़े होते हैं। यानी आपको बड़े और छोटे का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, कौन सा पूर्णांक बड़ा होता है, कौन सा पूर्णांक छोटा होता है। कभी कभी व्यवहारिकता में कोई पूछ लेगा आपसे +2 बड़ा है या -7 बड़ा है, तो घबराने की बात नहीं। ये बड़े और छोटे, वैसे तो ये कोई व्यवहारिक प्रश्न ही नहीं है +2 बड़ा है कि -7 बड़ा है, लेकिन पूछने के टर्म्स में पूछ लिया जाता है, बता देंगे। क्या बताएंगे? +2 बड़ा है। क्यों बड़ा है? वैसे कोई व्यवहारिक प्रश्न ही नहीं +2 बड़ा है कि -7 बड़ा है। कारण क्या है? जब भी आप +2 बोलते हैं तो आप दाहिनी तरफ 2 यूनिट गए, जब भी आप -7 बोलते हैं तो आप 7 यूनिट बाई तरफ गए। इसमें बड़े छोटे का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? 2 यूनिट तो आप कम गए, 7 यूनिट ज्यादा गए, बड़ा तो ये हुआ। तो ये बच्चों को डराने के लिए -2 बड़ा है कि +7, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होना चाहिए। जब भी +2 बोला जा रहा है, +2 का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। -7 का मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में 7 यूनिट। अब चलिए इसी क्रम में हम आपको +2 में -7 को जोड़ना सिखाते हैं। अगर आपसे कहा गया कि +2 में ऐड करिए, कितना ऐड करिए? -6। +2 का मतलब हम क्या किए? 2 यूनिट आगे गए, 2 यूनिट आगे गए। -7 का मतलब क्या हुआ कि हम वहीं से लौटे, कितना लौटे? 7 यूनिट। नंबर लाइन पे आओ, हम +2 बोले, 0 पे थे, 2 यूनिट आगे गए, वहां से 7 यूनिट लौटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ पर पहुंचे? -5। हमारा आंसर क्या होगा? -4। और इसको इन जनरल कैसे कर लेते हैं? 7 से 2 माइनस कर देंगे, 5 आएगा। कहते हैं कि जिसका चिन्ह बड़ा वही लगा देते हैं। लेकिन व्यवहारिकता आप समझ गए होंगे कि -5 कैसे आया। कैसे आया? +2 एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में गए, फिर वहां से हम -7 यूनिट लौटे, पहुंचेंगे कहां पर? -5। इस प्रकार हम कहते हैं +2 में जब हम -7 ऐड करते हैं कितना आता है? -5। इस तरह से पूर्णांकों का और चर्चा होगा। तो अब पूर्णांकों में एक बात और थी, क्या बात थी वो? कि कौन सा पूर्णांक सबसे बड़ा होता है, कौन सा पूर्णांक सबसे छोटा होता है। तो कहेंगे कि कोई भी पूर्णांक सबसे छोटा नहीं होता, कोई भी पूर्णांक सबसे बड़ा नहीं होता। शून्य बीच में होता है, नहीं। शून्य समस्त धन पूर्णांकों से छोटा होता है, समस्त ऋण पूर्णांकों से बड़ा होता है। ये सारी बातें थी, क्योंकि यहाँ भी एरो लगा है, मतलब ऋण पूर्णांक भी इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर भी एरो लगा है, इसका मतलब धन पूर्णांक भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर हम धन पूर्णांकों को z+ से दिखाएं तो z+ बराबर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अगर हम शून्य पूर्णांक की बात करें ना, तो शून्य पूर्णांक को डायरेक्ट हम लिखेंगे शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक बराबर, इसको करली ब्रैकेट में सिर्फ इसमें 0 लिखेंगे, शून्य पूर्णांक में सिर्फ 0 आता है। अगर हम ऋण पूर्णांकों की बात करें, इसको z- कहीं कहीं i+i- भी लिख सकते हैं, बराबर होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन इनफिनिटी। तो ये पूर्णांकों का एक बेसिक परिचय था। अब हम कुछ और व्यवहारिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। उसमें नेक्स्ट संख्या का नंबर आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल
नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होती हैं? परिमेय संख्या। तो हम लोग रेशनल नंबर्स का परिचय प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं क्या है रेशनल नंबर्स। कोई भी संख्या जिसको आप अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सको। कोई भी संख्या जिसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनकी कुछ शर्तें हैं। न्यूमरेटर का मतलब ये है आपका बटा, जिसके ऊपर जैसे आपने कोई संख्या लिखा 2, उसके नीचे संख्या लिखा 3, तो 2/3, 2/3। यहाँ पर अंश है 2, हर है 3। इसी को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है जहाँ 2 अंश है, 3 हर है। तो इसको परिभाषित कैसे करते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ P कोई पूर्णांक हो, P कोई पूर्णांक हो, P कोई इंटीजर हो, Q भी कोई पूर्णांक हो, लेकिन शर्त क्या है कि Q जो है शून्य पूर्णांक ना हो। स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से परिमेय संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू मतलब हर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। अंश कोई भी पूर्णांक हो सकता है। जितने भी पूर्णांक संभव हैं उनमें से कोई एक पूर्णांक आप ले लीजिए, अंश के रूप में सम्मिलित हो जाएगा। हर में सारे पूर्णांक को ले सकते हो, सिर्फ एक पूर्णांक को छोड़ करके, किसको? 0। ये आपका बन जाएगा क्या? परिमेय संख्या। अब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे लिखते हैं Q = x is such that x बराबर P/Q, जहां P, Q belongs to Z। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि x कोई पूर्णांक है, x कोई परिमेय संख्या है जिसे आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन P और Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक। और एक शर्त है Q does not equals to 0, Q शून्य नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याओं को लिखने का एक तरीका, क्या तरीका है कि x यदि कोई परिमेय संख्या है, x को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं, लेकिन Q जो है शून्य पूर्णांक नहीं, Q शून्य पूर्णांक नहीं हो सकता, बाकी कोई पूर्णांक हो सकता। इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। आज का टॉपिक यहीं तक रोकते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में बात करेंगे। इन्हीं संख्याओं को आगे हम प्रोसीड करेंगे। धन्यवाद।